विद्यार्थियों, आज का अपना सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, कोड ME 308। इसके अंतर्गत हम डिज़ाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग करेंगे। इसको हम 3 भागों में संपन्न करेंगे। फर्स्ट पार्ट में टर्म्स यूज्ड इन कंप्रेशन और हेलिकल स्प्रिंग। सेकंड बी में हम करेंगे कि स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और थर्ड में हम करेंगे डिफ्लेक्शन, अर्थात ए में हम टर्म्स के बारे में, बी में हम डेवलप होने वाली स्ट्रेसेस के बारे में एवं सी में हम डिफ्लेक्शन के बारे में। 3 भागों में हमने इसको बांटा है हेलिकल स्प्रिंग को। इन तीनों में हम 1 बाय 1 इसको संपन्न करेंगे। तो पहला है इसमें टर्म्स यूज्ड इन कंप्रेशन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो काम आने वाली क्या क्या टर्म्स है वो 5 प्रकार की है विशेष रूप से। पहली टर्म्स है सॉलिड लेंथ। सॉलिड लेंथ LS इक्वल टू क्या होता है NS इंटू D, और NS क्या है टोटल नंबर ऑफ कोयल्स। टोटल नंबर ऑफ कोयल्स का मतलब होता है ऊपर वाली और नीचे वाले जो भी थोड़ा बहुत इसमें अटैचमेंट के अंदर रह जाती है वो भी इसमें जोड़ दी जाती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कोयल्स। यानी कि LS इक्वल टू NS इंटू D क्या है डायाफो है। दूसरा है फ्री लेंथ। फ्री लेंथ अब क्योंकि ये यहाँ से ये सॉलिड लेंथ का मतलब तो ये यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी होगी नंबर ऑफ, और फ्री लेंथ में ये देखिए यहाँ से ये स्वतंत्र जब इसके लोड नहीं लग रहा, तो फ्री लेंथ का मतलब क्या होता है सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और उसके अतिरिक्त इसके अंदर क्या होता है कि 0.15 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का लेते हैं इन ऑर्डर टू कवर दी फॉर क्लियरेंस बिटवीन एडजेसेंट कोयल्स। पास वाली कोयल्स के मध्य में जो गैप रह जाता है उसको हम कंसिडर करते हुए 0.15 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का को कंसिडर करते हैं, तब जाकर के फ्री लेंथ आ जाती है, अर्थात टोटल लेंथ ऑफ द कोयल। अब आता है तीसरा स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशो ऑफ डाया, मीन डाया ऑफ कोयल। कोयल का जो मीन डाया है, मध्य डाया है, मीन डाया का मतलब है डी आउटर प्लस डी इनर अपॉन 2। ये मीन डाया है, डी को इंडिकेट कर रहा है, और स्मॉल डाया कर रहा है इसके वाई को इंडिकेट कर रहा है। तो स्प्रिंग इंडेक्स इक्वल टू होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। उसके बाद आता है स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट नथिंग बट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये होता है W अपॉन डेल, अर्थात एक काम डिफ्लेक्शन के लिए जितना लोड चाहिए उसको कहते हैं स्प्रिंग स्टिफनेस या स्प्रिंग रेट। उसके अंदर आता है पिच। पिच इक्वल टू होता है फ्री लेंथ अपॉन इंडेक्स माइनस 1। ये इस तरह से 5 स्टेप्स है अपने इस टर्म में कंप्लीट कर लेते हैं। अब आता है उसके बाद हमारा बी टॉपिक है। बी में क्या है स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है अर्थात मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप होती है उसको हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम ये डायग्राम काम में लेंगे। फर्स्ट में हमने ये डायग्राम काम में लिया और उसके टर्म्स के बारे में जाना। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे स्ट्रेसेस डेवलप इन हेलिकल स्प्रिंग। सेकेंड में क्या आएगा स्ट्रेसेस डेवलप इन हेलिकल स्प्रिंग, बी पार्ट, जो कि जिसके लिए डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है। तो ये है स्ट्रेसेस डेवलप इन स्ट्रेसेस कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस इन हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग में जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं निम्न स्टिमुलस जो है वो टर्म्स मान लेते हैं। ये आउटर डाया मीन डाया है स्प्रिंग का, ये स्मॉल वायर का डाया है। लोड जो इसके ऊपर अप्लाइड किया जाता है स्प्रिंग के ऊपर अप्लाइड लोड है, और टॉर्क जो डेवलप होता है इसके अंदर, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहते हैं इसको। एन नंबर ऑफ कोयल्स एंड एफ एस है मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है वो हम ज्ञात करेंगे, और पी है पिच, एल है लेंथ ऑफ कोयल, और ये है डिफ्लेक्शन, ये है डिफ्लेक्शन डी है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग में होने वाला डिफ्लेक्शन, जो कि हम थर्ड केस के अंदर ज्ञात करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन हेलिकल स्प्रिंग में हम देखते हैं कि एज वी अप्लाइड द लोड ऑन इट and
load W is applied on the spring, then there will be setup of twisting moment. Twisting moment, जिसके कारण क्या होता है, जैसे लोड लगाते हैं, लोड लगाने से क्या होगा, यहाँ ट्विस्टिंग मोमेंट यानी कि टॉर्क अरेंज हो जाता है, सेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यह जो टॉर्क है, जिसके कारण क्या होता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, एंड हेंस एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण टॉर्सनल शियर स्ट्रेस अराइज्ड, इसके कारण टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। अर्थात अप्लाइड टॉर्क, इसलिए अप्लाइड ट्विस्टिंग मोमेंट टाउ इक्वल हो जाएगा, टॉर्क यहाँ लग रहा है हो जाएगा लोड इंटू d/2। बट वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि टॉर्क इक्वल क्या होता है, πd³ अपॉन 60 इंटू Fs। तो समीकरण फर्स्ट विल बी इक्वल टू सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, ये रखते हैं। टाउ इक्वल टू आ जाएगा लोड इंटू d/2 इक्वल टू πd³ अपॉन 60 इंटू Fs। इसलिए Fs इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको काटते हैं तो AWD अपॉन πd³। यह जो है इसको Fs1 कहते हैं। यह जो स्ट्रेस डेवलप होती है यह है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, इसका नाम है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के अतिरिक्त दो अन्य स्ट्रेस भी डेवलप होती है इन एडिशन टू दिस। इसके अतिरिक्त दो अन्य स्ट्रेस भी डेवलप होती है। पहली है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यू टू लोड। दूसरी जो अरेंज होती है वो है स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर, स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर। ये इसके अतिरिक्त दो प्रकार की स्ट्रेसेस और डेवलप होती है। इसको कहते हैं समीकरण फर्स्ट।
और आता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इसलिए डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इसको हम कहते हैं FS2 इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। एरिया ऑफ वायर, लोड क्या है W, एरिया ऑफ वायर क्या है पाई बाई 4 B स्क्वायर। इसलिए ये स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ये FS2 आ गया। इसको FS2 को सुधार के लिखे तो ये हो जाएगा 4W अपॉन पाई D स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड है। इसलिए टोटल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस FS इक्वल हो जाएगा FS1 प्लस माइनस FS2, जिसके अंतर्गत पॉजिटिव होता है और इनर ऑफ वायर, इनर साइड ऑफ वायर, नेगेटिव लेते हैं और आउटर साइड ऑफ वायर। Since maximum stress develop at the inner side, इसलिए पॉजिटिव सिंबल इज टेकन। तो टोटल स्ट्रेस आ जाएगी F इजिकल टू आ जाएगी FS1 प्लस FS2। FS1 क्या था पाई D क्यूब 8WD अपॉन पाई D क्यूब, और ये था प्लस 4W अपॉन पाई D स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू यहाँ बनाने के लिए हम इसको 2 की गुना करेंगे, 2 का भाग देंगे और D ऊपर नहीं है तो हम क्या करेंगे D की गुना ऊपर कर देंगे, D का भाग देंगे। इसमें हमारा क्या प्राप्त हो गया 8WD पाई D क्यूब प्लस 8WD अपॉन 8D की गुना करेंगे इसमें D का भाग देंगे तो ये हो जाएगा D क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा पाई D क्यूब बात करते हैं D अपॉन 2D। इस प्रकार से FS मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्ट्रेस मिक्स कर हो जाएगी 8WD अपॉन पाई D क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस D अपॉन 2D। ठीक है, इसको अपन सुधार के लिख सकते हैं इसको सुधार के लिखेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू 8WD अपॉन
पाई डी क्यूब 1 प्लस बी नीचे ले आएंगे इसके तो क्या हो जाएगा 1/2 बी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसलिए एफ एस मैक्सिमम आपके पास हो जाएगा 8 अपॉन पाई डी क्यूब, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2c। Here let k s is equal to 1 plus 1/2c, इसको कहते हैं shear stress factor, shear stress factor। इसलिए एफ एस मैक्सिमम shear stress हो जाएगी 8 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू पी एक्स। वह इफेक्ट ऑफ कर्वेचर is not considered। जब कर्वेचर इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं उस केस में हमारे को ये फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें कर्वेचर इफेक्ट कंसिडर करें तो क्या आएगा वो देखिए। इफ curvature of wire is considered, यदि हम कंसिडर करें तो क्या होगा, वास फैक्टर काम लेंगे, देन वास फैक्टर KW वास फैक्टर will be used instead of KS। KS की जगह हम वास फैक्टर काम में लेंगे यदि हम कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो। इफ कर्वेचर ऑफ वायर इज कंसीडर, यदि कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर वास फैक्टर काम में लेंगे। वास फैक्टर क्या आएगा, क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम इजिकल हो जाएगा 8 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू KW, ये वास फैक्टर है और इसका मान होता है वास फैक्टर का मान होता है KW इजिकल टू 4c - 1/4c -4 प्लस 0.615/c, अर्थात वास फैक्टर का मान इससे यहाँ से ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करने के बाद कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करते हुए shear stress मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से अब आता है कि जब हमने इसका shear stress और डायरेक्ट स्ट्रेस जो हमने ज्ञात की, इसका यदि हम डायग्राम बना लें जो कि वायर के अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है और उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो हम देखते हैं कि shear stress का जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा। एक तो टॉर्सनल shear stress और दूसरा डायरेक्ट shear stress। ये वायर को शो करना, ये इनर सरफेस,
ये है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डायग्राम। डायग्राम ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डायग्राम और ये है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डायग्राम। इनका जो परिणाम है, रिजल्ट है, इन दोनों